हाय, मैं विकास सिंह चंद्रा आज के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, हम लोगों का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा होगी और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, ये इस समय चल ही रहा है। युद्ध हो चुके हैं, युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले ये बड़ा इशू है कि रसिया और यूक्रेन का विवाद का मेन रीजन क्या है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि बेटा, जब 1917 में रशियन रिवोल्यूशन हुआ, आपको पता है पहले मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था, जिसमें राजतंत्र में कह सकते हो मोनार्की इज दैट सिस्टम इन व्हिच ऑल पावर एस्टिमेटेड किंग और क्वीन। मतलब राजतंत्र में क्या होता था कि जो राजा होता था या रानी होती थी, उन्हीं के अंदर सारी पावर होती थी। उनके मुख से निष्कासित हर शब्द क्या होता था, कानून हुआ करता था। इसको लेकर आप जब 16वीं सेंचुरी से ही देखेंगे कि बहुत सारे रिवोल्ट होना स्टार्ट हुए और मोनार्की सिस्टम धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हुआ। डिक्टेटरशिप को लेकर ही बहुत सारे क्या हुए कि रिवोल्ट हुए और अलग अलग लोगों ने अपने अपने देशों में रिवोल्ट करके क्या किया कि उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने में सफलता अर्जित की। इसी चीज में क्या हुआ कि 1917 में आपका रशियन रिवोल्यूशन होता है और 1917 के रशियन रिवोल्यूशन का जो नेतृत्व करता मेन उभर के आता है नेता, वो थे लेनिन जी। लेनिन जी के नेतृत्व में तुम्हारा 1917 में आपका रशियन रिवोल्यूशन होता है, रूस की क्रांति होती है। जार निकोलस द्वितीय उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, उनको पदस्थ करके मौत के घाट उतारा जाता है। देन तुम्हारे लेनिन वहां के जो हैं सबसे उभरते हुए सितारे के रूप में परिलक्षित होते हैं और उन्हीं के टाइम में यूएसआर का जन्म होता है। यूएसएसआर, जिसको हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन। और इसके बाद जब यूएसएसआर का जन्म होता है, आप जो आज रसिया देख रहे हैं, एक्चुअली इस रसिया के अंदर 15 देश का और हुजूम था। ये 15 देश, रसिया प्लस 15 देशों का एक एकीकृत देश था, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से जाना करते थे। हुआ क्या कि आप थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलें तो 1939 टू 1945 में आपका सेकंड वर्ल्ड वार होता है। 1939 से 1945 के बीच में तुम्हारा जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, इसमें क्या होता है कि जो मुख्य देश थे तुम्हारे, ले लो अमेरिका था, जो जीतने वाले देश थे, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया और यूएसएसआर हो गया। इसमें क्या होता है, जो युद्ध का समापन होता है उसमें सबसे सुप्रीम पावर बन के जो निकलता है वो अमेरिका निकलता है। क्यों? आपको पता है 1945 में जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा में लिटिल मैन और फैट बॉय नामक 2 परमाणु बम न्यूक्लियर अटैक किए गए। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। जो न्यूक्लियर बम के बारे में इसके पहले पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। अब चूंकि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 आक्रमण होते, 2 बम गिराए जाते हैं और उसके 2 क्षेत्र पूरे तरीके से विनष्ट हो जाते हैं, तो वो तुरंत क्या करता है, युद्ध के समाप्ति के लिए, अलायंस के लिए मजबूर हो जाता है और अमेरिका से समझौता करता है। अच्छा, ये बात सबसे ज्यादा खटकती किसको है? तो यूएसएसआर को खटकती है। क्यों खटकती है? क्योंकि बेटा दोनों अलग विचारधारा के देश थे। ये अलग बात है कि दोनों विजयी के रूप में परिलक्षित हुए, मतलब जीतने वाले देशों में यूएसएसआर भी था और अमेरिका भी था। लेकिन इसमें जो मेन कंट्रोवर्सी वाली बात थी ये थी कि परमाणु बम अमेरिका ने जब गिराया तो रसिया को, यानी कि यूएसएसआर को ये बुरा लग गया कि भाई आपने मुझसे छुपा के रखी ये चीज। आपके पास इतना बड़ा सैन्य संसाधन होने के साथ साथ आपके पास न्यूक्लियर बम नामक चीज भी थी और ये चीजें हमसे छुपाई गई। तो इस बात को लेकर नाराजगी पैदा की बहुत ज्यादा, किसने? यूएसएसआर ने। अच्छा, विचारधाराओं में भी बड़ा परिवर्तन था। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि आपका चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे आपका फ्रांस हो, चाहे जो अमेरिका हो, ये सब पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वही आपका रसिया ले लो तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था, यानी कि वो आप कह सकते हो कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, इस विचारधारा से प्रभावित है, जिसको साम्यवादी विचारधारा कहा गया। तो एक तरफ साम्यवादी विचारधारा और एक तरफ आपका पूंजीवादी विचारधारा। इन 1945 के युद्ध के बाद अमेरिका चूंकि सुपर पावर के रूप में अब यहां से उभर के आया, तो 2 देशों में, 2 ध्रुवों में सारी चीजें बट गई। एक क्या बट गई कि भैया आपका जो नाटो 1949 मतलब 1945
45वां आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। 1949 में जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी, इसके लिए अमेरिका आह्वान करता है कि इस व्यवस्थाओं के अनुरूप जो अपना आचरण करते हों वो सारे लोग एक हो जाएं, और उसमें नाटो का जन्म हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शुरू में सिर्फ 12 देश थे। इन लोगों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। कहा गया कि अगर इन 12 देशों में किसी के भी ऊपर आक्रमण होता है तो ये माना जाएगा कि उस समस्त देशों पे आक्रमण हुआ जिसका अगुवाई अमेरिका करेगा। मतलब वो सारे देश मिलकर उस देश के ऊपर आक्रमण करेंगे जो देश इन देशों पे आक्रमण करेगा। अच्छा, यूएसएसआर शांत कहाँ था? यूएसएसआर जो भी है वो भी क्या है कि उसने अपना एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। उसने कहा जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं वो सारे लोग एक तरफ आ जाएं। अब एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ नाटो, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा, और कहते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हो कि कौन सर्वे भूत सुखना सर्वे संत निरामया सर्वत्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत् की नीति को पूरी तरीके से छोड़कर एकाधिकार करने की जो भावना हुई वो जन्म ली। अब ये हुआ कि विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र बन के कौन निकलेगा, इस विश्व का जो मार्ग प्रदर्शक होगा, इस मार्ग को प्रशस्त करने वाला जो देश हो, जो हुकूमतकर्ता के रूप में जो परिलक्षित हो, वो कौन निकलेगा। इसके लिए दोनों में होड़ मच गई। इसमें बीच में क्या स्टार्ट हुआ? शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे उनको रसिया यूएसएसआर सपोर्ट करने लगा, जो तुम्हारे पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे उनको जो है अमेरिका सपोर्ट करने लगा। तो ये शीत युद्ध चल ही रहा था, तभी सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी आई। गड़बड़ी क्या आई कि आपका जो लेनिन के बाद स्टालिन वहाँ का रसिया का बनता है नेता, वो थोड़ा सा क्या था कि डिक्टेटरशिप विचारधारा के व्यक्ति थे, और इससे क्या होता है रूस के एक काफ़ी प्रांत में असंतोष की भावना जगती है। दूसरा क्या हुआ कि रसिया जो है कई जगह से युद्ध लड़े, जिससे उसका इकोनॉमिकल व्यवस्था पूरे तरीके से बिगड़ गई। मतलब आर्थिक तंगी आने लगी और उसकी जीडीपी बहुत तेजी से गिरी। तीसरा क्या हुआ कि जो नाटो था वो इनके इंटरनल मैटर में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, और इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1991 आते आते ये जो बहुत बड़ा सा यूएसएसआर था उसका एक बहुत बड़ा सा भाग 15 देशों का टूट गया रसिया से टूटकर उसने उसी समय यूएसएसआर का 1991 में क्या हो गया? समापन हो गया। अब बात ये थी कि जब समापन हुआ तो दो बातें लिख करके आई। एक तो ये हुआ कि शीत युद्ध समाप्त हो गया भाई, अब मार्क्सवादी और साम्यवादी और प्लस पूंजीवादी विचारधाराओं का समापन हो गया कि भाई हम आपके देश इधर टूट गए सारे, और उधर क्या हुआ, लेकिन इधर का WTO तो समाप्त हो गया, लेकिन उधर नाटो ने अपना नाटो एसोसिएशन नहीं समाप्त किया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने और अपना विस्तार करना स्टार्ट किया, जिसका पता है आपको ब्रुसेल्स में उसका हेडक्वार्टर है, और अभी उसमें त्वरित अगर देखा जाए तो 30 देशों का राष्ट्र है। अब बात क्या आई कि उस जो देश अलग हुए 15, उसमें से एक तुम्हारा यूक्रेन भी था। यूक्रेन आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस जो तुम्हारा नेचुरल गैस है, इसका असीमित भंडार अगर कहा जाए तो कहाँ है? तो यूक्रेन में है, और यूक्रेन से होते हुए उस प्राकृतिक गैसों को यूरोप में सप्लाई की जाती है। दूसरी दिक्कत क्या थी कि नाटो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। रसिया को यह दिक्कत थी कि कहीं अमेरिका यूक्रेन को अपनी साम्राज्य में मिला ले, मीन्स अपने नाटो क्षेत्र में अगर ले लेगा तो अभी यूक्रेन को अगर हम काबिज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक देश से झगड़ा होगा, मारपीट होगी, युद्ध होगा, वो तुम्हारा यूक्रेन से होगा। लेकिन अगर ये नाटो का संगठन हो गया, नाटो संगठन का सदस्य बन गया, तो इसके ऊपर आक्रमण करने का मतलब ये हो गया कि 31 देशों के संयुक्त सेना का मुझे क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और भी समझ लें कि जब ये शीत युद्ध चल रहा था उस समय जो हथियारों का जखीरा था, इसकी होड़ मच गई थी कि कौन सा राष्ट्र किस तरफ कितना हथियार जो है कलेक्शन करेगा। उस समय परमाणु बम बनाने की होड़ मची, तो रसिया ने भी यूएसएसआर बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, यूएसएसआर ने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा हथियार के जखीरों का भंडारण करना स्टार्ट किया। उधर जो है तुम्हारे नाटो ने भी स्टार्ट किया। उसमें उस समय यूक्रेन के पास भी लगभग 5000 परमाणु बम थे। लेकिन 1994 में एक समझौते के अनुसार, जिस समझौते में रसिया और अमेरिका भी शामिल था, इसको आश्वासन दिया गया कि आप अपने परमाणु हथियारों को रसिया को दे दें या तो समाप्त कर दें।
और 1994 से लेकर 1996 के बीच में उसने या तो अपने परमाणु जितने भी हथियार थे उसने रसिया को दे दिया, अन्यथा उसने समाप्त कर दिया, यानी अब उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं थे। आज उसे ये बात बहुत खल रही है कि अगर उसके पास परमाणु संपन्न राष्ट्र होता तो कहीं ना कहीं कोई भी राष्ट्र किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वो मरता क्या ना करता। अगर कोई राष्ट्र मर रहा होगा तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, वो परमाणु युद्ध के लिए उत्सुक हो सकता है। बहरहाल अब उसके पास परमाणु जखीरा नहीं है, और जो यूक्रेन है, यूक्रेन का ऐसा भौगोलिक स्वरूप है जिससे यूरोप के जितने भी राष्ट्र हैं वो रसिया के टच में आ जाते हैं। अगर यूरोप उनके पास में यूक्रेन उनके टच में आ जाए तो यूक्रेन को इस कन्फ्लिक्ट का जो मेन काज है वो क्या है, वर्चस्व की लड़ाई है। सिर्फ वर्चस्व की कौन सी लड़ाई है कि एक तरफ नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रसिया को ये बात कहीं ना कहीं चुभ रही है कि अगर ये बंदा कहीं ना कहीं नाटो का सदस्य हो गया तो ये मेरे लिए भविष्य में बहुत ही सारी क्या करेगा, दिक्कतें पैदा कर सकता है। अभी इसको अगर अपने क्षेत्र में ले आया जाए, इस कड़ी में अगर हम देखें तो 2004 में रसिया जो एक तुम्हारे यूक्रेन का बहुत बड़ा क्षेत्र जो क्रीमिया था, क्रीमिया के ऊपर आक्रमण करता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। उस समय आपके जो है बराक ओबामा जी वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समय भी बहुत सारे सेशन इनके ऊपर मतलब व्यापारी प्रतिबंध लगाए गए थे। बहरहाल व्लादिमीर पुतिन जी ने उसको अपने वर्चस्व में ले लिया था। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि मैं आपको बताऊं अगर तो जो तुम्हारा यूक्रेन है, यूक्रेन में भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। यूक्रेन के दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एक है डोनास्क और दूसरा है लुहांस्क। डोनास्क और लुहांस्क एक दो ऐसे क्षेत्र हैं जो सेपरेटिस्ट के हैं, मतलब वहाँ की जो आवाम है वो रूसी विचारधारा से ताल्लुक़ रखती है। वो चाहती है कि हम लोग किस में मिल जाएं, रसिया में मिल जाएं, और रसिया उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए अभी जल्द ही उसने क्या किया, पहले ये कहा कि ये दोनों क्षेत्र मेरे अधिकृत क्षेत्र में आते हैं और इसलिए इनमें क्या है, पहले युद्ध के जो जस्ट पहले सूचना थी वो यही था कि इन दोनों देशों को क्या हुआ कि स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। किसने? रसिया ने दिया। और स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के बाद जब वहां उन लोगों ने, यूक्रेन वालों ने वहां के सेपरेटिस्ट के साथ मुठभेड़ में सैनिक कार्रवाई की तो रसिया उनको बचाने के लिए एंटर किया और देन इस युद्ध का आगाज हुआ। अब युद्ध का आगाज मैंने बताया, इसके जो मेन काज थे वो ये थे कि इसके यहाँ के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, इसका परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। जब यूएसएसआर हुआ करता था और यूएसएसआर का विघटन में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व रहा और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब इसे फिर से रसिया को ये दिक्कत थी कि अगर कहीं यूक्रेन, चूंकि ये बड़ी संभावनाएं बन रही थी जिस तरीके से तुम्हारा जो है रसिया धीरे धीरे करके यूक्रेन पर काबिज हो रहा था, तो यूक्रेन का झुकाव जो है यूरोपियन देशों की तरफ हो रहा था। रसिया को भी लग रहा था कि क्रीमिया आधिपत्य करने के बाद ये कहीं अगर नाटो का संगठन बन गया तो ये हमारे लिए भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें खड़ेगा। और अगर हम उसे गैस, चूंकि रसिया को भी आप जानते होंगे कि उसके पास नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा भंडार है, तो अगर वो यूरोप में सप्लाई करता है, व्यापारिक दुनिया है, व्यापारिक दुनिया का मतलब जिसका अर्थ व्यवस्था बिगड़ जाए वो जान लो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो जो सप्लाई करता है यूरोप में गैस भेजना होता है तो वो तुम्हारे इधर से यूक्रेन से होके ही जाता है। अब अगर यूक्रेन यूरोपियन देशों के टच में आ जाता या नाटो के टच में आ जाता तो पूरी व्यवस्थाएं रसिया की बिगड़ जाती। इसलिए ये बहुत ही नितांत आवश्यक हो गया था रसिया के लिए कि या तो इसको अपने आधिपत्य में लिया जाए या तो वहाँ किसी इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था या इस प्रकार की जो है सरकार की हुकूमत लाई जाए जो रसिया के फेवरेबल हो। अभी जो त्वरित वहाँ के तुम्हारे जेलेंस्की जी हैं, उनका व्लादिमीर पुतिन जी से बिल्कुल भी मन मुटाव, मतलब बहुत ही ज़्यादा मन मुटाव रहता है, बिल्कुल भी घृणा संबंध की तो बात ही नहीं कर सकते। तो इस कदर उन लोगों ने पहले, रसिया ने अभी जो आक्रमण किया है, और रसिया के कहने का भी मतलब यही है कि अगर वहाँ की मिलिट्री वहाँ की तख्ता पलट कर देती है तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जेलेंस्की जी से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे विचारधाराओं के समर्थक नहीं हैं। वो तुम्हारे कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों के समर्थक हैं, वो नाटो के समर्थक हैं। और अगर उनको उन्होंने कहा कि हमारा यूक्रेन से कोई विवाद नहीं है,
यूक्रेन के आवाम से मेरा कोई विवाद नहीं है, मेरा विवाद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था से है। और अभी जो भी युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध का परिणाम स्वरूप ऐसे जगह युद्ध किए जा रहे हैं जिससे वहां के प्रशासनिक ढांचा को चोट पहुंचे और वहां की प्रशासनिक ढांचा को क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। फिर उसके बाद वहां ऐसी सैन्य व्यवस्था स्थापित की जाए या ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो यूरोपियन देशों के टच में ना रहते हुए तुम्हारे रसिया के समर्थन में हो। लेकिन यहां से कई सारे बिंदु ऐसे उभर के आते हैं, जैसे अगर आप याद करें कि अटल बिहारी वाजपेयी कहीं अगर थोड़ा सा भी डर गए होते, अगर उन्होंने परमाणु परीक्षण रोक दिया होता जो पोखरण में 1998 में कराया गया, तो कहीं ना कहीं भारत, आज देख रहे हो सारे लोगों ने कहा कि आप परमाणु हथियार नष्ट कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आप यूक्रेन की स्थिति देखकर ये समझ सकते हैं कि जिस शक्ति संपन्न जो राष्ट्र नहीं होता, मौके वारदात पे उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। इसीलिए जो है उस समय एक हमारा ऐतिहासिक निर्णय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत ही चरण स्पर्श एवं बंधन, जिन्होंने ऐसी निर्णय लेने का साहस किया। और परमाणु संपन्न राष्ट्रों में आज हम लोगों की गिनती होती है। कोई भी देश अगर किसी देश के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत रखता है ना, तो तभी रखता है अगर दूसरा देश परमाणु संपन्न ना हो। अगर परमाणु संपन्न छोटा सा, जैसे देख लो उत्तरी कोरिया बार बार चुप करता रहता है, क्यों करता रहता है? अमेरिका को आंख दिखाता रहता है, इतना शक्ति संपन्न है, क्यों? क्योंकि पता है उसके पास परमाणु बम है, संकी टाइप का इंसान है, कभी भी दगा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाओं को आप समझने की कोशिश किए होंगे कि यूएसएसआर का जन्म कैसे हुआ। यूएसएसआर का जन्म तुम्हारा वही होता है जब रूस की क्रांति होती है, और इस रूस की क्रांति के बाद लाके 1922 में होता है। फिर आपने देखा 1991 में उसका विघटन हो जाता है, 15 देशों में टूट जाता है। फिर आपने देखा कि तुम्हारा जो है 2004 में जो यूक्रेन होता है उसका क्रीमिया पे आक्रमण करके रूस अपने कब्जे में ले लेता है। फिर आपने देखा कि उसी के परिणाम स्वरूप कि कहीं ये नाटो का संगठन का एक सदस्य न बन जाए, और नाटो का सदस्य बनने का मतलब हो गया कि रूस के लिए ये चीज़ें हाथ से जाती हुई होंगी, क्योंकि फिर उसे 31 देशों का एक संयुक्त सेना का प्रतिकार का नेतृत्व करना पड़ता। इसलिए इस युद्ध का एक व्यापक परिणाम जैसा भी आता है, फिर दूसरे टॉपिक पे हम मिलते हैं। तब तक के लिए सारे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।